हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैं लाया हूं सबसे मुश्किल चैप्टर फिजिक्स का जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, रोटेशन। रोटेशन बेटा बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, चाहे वो बच्चे 12th वाले हो, ड्रॉपर्स हो या 11th में पढ़ रहे हो। पहली बार तो मुश्किल लगता ही है, बट बाद में भी थोड़ा थोड़ा परेशान करता रहता है। तो बेटा इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ। तो बेटा आज हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेगी बेटा। टॉर्क पढ़ेगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेगे और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेगे। इसके अलावा बेटा जो सारे पार्ट्स बचे, रोलिंग बचा, कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन बचा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बचा, वो सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेटा सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बेटा सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का मास हम कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। ये बेटा एक एक्चुअल पॉइंट नहीं होता, ये इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोई सिस्टम है हमारे पास जिसमें बहुत सारे मासिस है, m1 m2 सो ऑन, और हर एक मासिस का जो पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो r1 वेक्टर है, r2 वेक्टर है, सो ऑन बेटा। तो हम उसका सेंटर मास लिख सकते हैं बेटा। उसका सेंटर मास क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको लिख सकते हैं बेटा mi ri वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम mi, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा i इक्वल टू 1 से लेके n, i इक्वल टू 1 से लेके n। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगर हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो बेटा r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? v। तो हम इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारे पास m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको हम लिख सकते हैं बेटा सिग्मा mi vi वेक्टर i इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई बेटा आई इक्वल टू 1 से लेके n। तो बेटा ये वेलोसिटी हो गई हमारी, ठीक है। अब आते हैं बेटा सिमिलरली हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास लिख सकते हैं। हमारे पास हो जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m1 m3 a3 वेक्टर सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा सिग्मा एम आई ए आई वेक्टर आई इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय एम आई इक्वल टू 1 से लेके n। बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के। बेटा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। जैसे बेटा दो मासेस है, दो पॉइंट मासेस है, ठीक है, m1 m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d है, ठीक है। अब अगर हम देखें बेटा टू पॉइंट मासेस का सिस्टम है और इस एक्सिस को हमने x माना, इसको y माना, बेटा ये ओरिजिन है, दो पॉइंट मासेस है, ओरिजिन पे पड़े हैं। अब बेटा हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखेगी, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दो ही मासेस है बेटा तो दो का ही लिखना है हमें। अच्छा r1 वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। r2 वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, डी आई कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। तो बेटा हम लिखेंगे m1 r1 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस m2 डी आई कैप प्लस 0 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, m1 d बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये आई कैप यानी सेंटर ऑफ मास इस दोनों सिस्टम का होगा बेटा इस तरफ। ये हो गया आर सेंटर ऑफ मास। तो कितना डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, आर सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली m1 d बाय m1 प्लस m2। तो m1 नहीं बेटा m2d आएगा, ठीक है। ये तो जीरो हो गया था तो यहाँ पे आएगा m2d। अच्छा बेटा ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, लेट मी कॉल दिस x2। तो x2 कितना लिखूंगा बेटा मैं, देखो टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस दी है, ये RCF है, तो x2 क्या लिखूंगा बेटा, d माइनस RCM, d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये
ये हो जाएगा m1d बाय m1 प्लस m2। तो बेटा अगर हमें बोला जाए, इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि m2 से सेंटर मास कितना है, क्या बोला जाए कि m2 वाले मास से सेंटर मास कितना है, तो हम लिखेंगे कि ऊपर आएगा दूसरा मास, ठीक है। अगर हम मेरे से पूछा जाए m1 वाले से कितना है डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे दूसरा मास यानी m2 d बाय m1 प्लस m2। पहली चीज ये। दूसरा, अगर मुझसे पूछा जाए सेकंड वाले से कितना है, तो जो बचा हुआ मास है वो मतलब दूसरा मास डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमें याद रखना है बेटा। दूसरी चीज बेटा हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पॉइंट मासेस, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, ठीक है। तो इन मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये बात क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, समझते देखो। जैसे हम बोल दे अगर कि ये एक मास है बेटा 5 kg, ठीक है, और ये मास है हमारा 10 kg, ठीक है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा 150 मीटर है। अगर मैं बोलूं बेटा सेंटर मास यहां से कितना दूर होगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, हैवियर की तरफ होता है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा x1 यहां से डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा मास यानी 10 बाय 10 प्लस 5 इंटू 150, क्या आएगा बेटा 10 इंटू 150 बाय 15, तो 100 मीटर आ जाएगा। तो कितना दूर हुआ बेटा यहाँ से, ये 100 मीटर दूर हुआ, ठीक है। और यहाँ से कितना होगा ऑटोमेटिकली बेटा 50 मीटर दूर होगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा सेंटर मास लाइन ज्वाइनिंग पे तो लाई करेगा, बट एक चीज हमें देखनी है, ओरिजिन किसको मान रहे हैं बेटा। अगर हम ओरिजिन मान रहे हैं इसे, ठीक है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास जो है वो 100 आई कैप पे होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं बेटा, तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 50 मीटर लेफ्ट में ओरिजिन, -50 आई कैप पे। तो ओरिजिन हम किसे मान रहे हैं, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। ऑब्वियसली बेटा रेफरेंस पोजीशन है, मैं यहां बैठा हूं, किसी के रिस्पेक्ट में मैं कहीं हूं, किसी और के रिस्पेक्ट में मैं कहीं हूं, तो ओरिजिन में कहां पे मानूं उस पे डिपेंड करेगा कि सेंटर मास की पोजीशन क्या बोली जाएगी, ठीक है। वैसे लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा सेंटर मास हमारा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा, अब एक स्पेशल केस लेते हैं बेटा। देखो स्पेशल केस अगर मान लेते हैं, अगर दोनों मासिस बराबर है, ठीक है, अगर दोनों मासिस बराबर है हमारे, ठीक, हमने बोला कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो हम सेंटर मास क्या बोलेंगे बेटा, बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो हम x1 बोल सकते हैं m2 d बाय m1 प्लस m2, क्या बोलेंगे m d बाय m प्लस m यानी d बाय 2 पे। तो अगर दोनों मासिस बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में लाई करेगा, ठीक है। तो किसी भी दो मासिस के लिए जिनका मास, दो मासिस जिनका मास बराबर है, टू इक्वल मासिस के लिए सेंटर मास उनकी लाइन ज्वाइनिंग के बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं हम लोग, एक मास ये रहा, ठीक है, इसको m1 बोल देते हैं। इसकी वेलोसिटी है बेटा मान लो 5 मीटर्स पर सेकेंड, और ये 30 डिग्री का एंगल है, 37 डिग्री मान लेते हैं, चलो ठीक है। एक मास है बेटा ये रहा m2, ये 2 kg का है, इसको बेटा 1 kg का बोल देता हूं मैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और एक मास बेटा मैं मान लेता हूं इस तरफ, इसको ले लेता हूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये इसका मास है m3, ये हो जाएगा लेट्स से 3 kg सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब बेटा ये एक सिस्टम बन गया हमारा, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें 3 मासेस है, ठीक है। अब मुझसे बोला है कि इन तीनों मासेस का कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा, ठीक है, वो नहीं पूछा, हर इंस्टेंट पे चेंज होगा, क्योंकि बेटा क्या है
यहाँ पे हर एक का जो सेंटर ऑफ मास है, हर एक की वेलोसिटी है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती, क्या वो तो देखना पड़ेगा हमें चेक करके। तो हमें बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया बता देगी। ठीक बेटा, अब हमने क्या करा, सबसे पहले m1 लिखा 1 kg। ठीक है, m2 लिखा कितना है, चलो ऐसे लिखते हैं m2 2 kg, m3 क्या लिखेगी बेटा 3 kg। ठीक है, अब हमने लिखा बेटा v1 वेक्टर। v1 वेक्टर क्या लिखेगी बेटा, चलो हम ऐसा मानते हैं, इसको हम x और y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा v1 वेक्टर क्या है। v1 वेक्टर फर्स्ट वाले की वेलोसिटी, ये बेटा हो जाएगी, इसकी कंपोनेंट लेते हैं 5 cos 37, ये हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है, अब बेटा 5 sin 37 क्या हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, v2 वेक्टर क्या है बेटा, v2 वेक्टर सेकंड वाले मास की वेलोसिटी 10j कैप, और थर्ड वाले मास की वेलोसिटी क्या है बेटा -5i कैप। बेटा अब हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बेटा देखते हैं देखो अब क्या है, m1 1 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, उसके बाद बेटा m2 कितना है हमारे पास 2 इंटू 10j कैप, सही है। और बेटा v3 कितना है 3 इंटू -5i कैप, यही है बेटा, देख लेते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा, तीनों मासिस को ऐड कर देंगे 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 20j कैप -15i कैप डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आई वाले को i के साथ ले लेते बेटा, 4i ये हमारा j है। ठीक है, 3j कैप 4i और -15, तो कितना हो गया बेटा ये -11i कैप। ठीक है, ये हो गया 20 प्लस 3 23j। ठीक है 6 बेटा, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा हमारा 11/6i कैप प्लस 23/6 j कैप। ठीक है, देखो बेटा जो सेंटर ऑफ मास है हमारा उसकी वेलोसिटी है -11/6, यानी 11/6 तो नेगेटिव उसमें। ठीक है बेटा, और 23/6 ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हमारी हो गई जे कैप और ये -i कैप। अब बेटा कोई हमारे से पूछे स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अगर हमसे कोई स्पीड पूछे सेंटर ऑफ मास की तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 11/6 का होल स्क्वायर प्लस 23/6 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, हो गया। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास पे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, देखो एक हमने बेटा पुली ले ली। ठीक है, एटवुड मशीन बनाते हैं हम लोग। हमने क्या किया बेटा, एक रस्सी ली, पुली मासलेस है, ये हमने ले लिया है, लेट्स से 5 kg, दिस इज 10 kg। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। एक्सेलरेशन हम सीधे सीधे बता सकते हैं, हमें आता है बेटा। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास 15। सही है, क्या लिखेंगे बेटा 50/15, तो ये हो जाएगा बेटा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा हमारे से पूछा गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, एक चीज देखते हैं हम लोग, देखो जो 10 kg का ब्लॉक था, ठीक है
इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आया है कितना, 10/3, ठीक है। और जो हमारा 5 kg का ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया है कितना, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यार देखो, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन को हम मान लेते हैं प्लस जी कैप, नीचे की तरफ की डायरेक्शन मान लेते हैं माइनस जी कैप, ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं बेटा, ठीक। अब देखो हमने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। अब क्या होगा बेटा, m1 कितना है 10, बेटा a1 क्या है नीचे की तरफ है तो -10/3 जे कैप, प्लस m2 कितना है बेटा 5, और क्या एक्सेलरेशन है 10/3 प्लस में जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 10 प्लस 5 15। बेटा एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, क्या एक्सेलरेशन आएगा देखते हैं, 100 माइनस 100/3 माइनस 100/3 प्लस 50/3 अपॉन 15 जे कैप, तो हो जाएगा -50/3 इंटू 15, ठीक है बेटा, आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप, यानी जो दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो आई होप बेटा ये सब क्लियर हो गया आपको। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, कैसे, हमारे पास आते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज जैसे रिंग हो गई, रॉड हो गई, कौन कौन सी बॉडीज हो सकती है बेटा कॉन्टिन्यूअस, रॉड हो गई, ठीक है, रिंग हो गई, ठीक है, डिस्क हो गई बेटा, ठीक है, ठीक, ये डिस्क हो गई बेटा। सेंटर ऑफ मास लिखते कैसे हम, देखो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास लिखते हैं RCM वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n, बहुत सारे पार्टिकल हो गए बेटा, MI RI वेक्टर डिवाइडेड बाय MI, ठीक है। देखो बेटा ऐसे लिखते हैं हम R सेंटर ऑफ मास बेटा, मगर ये वैलिड खाली किसके लिए है, ये खाली वैलिड है हमारा डिस्क्रीट बॉडीज के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी में, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है बेटा, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, DM1 DM2 DM3, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये R1 वेक्टर पोजीशन पे है, ये R2 वेक्टर पोजीशन पे है, ठीक है, ये R3 वेक्टर पोजीशन पे है, सो ऑन बेटा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इनका सेंटर मास अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, RCM DM1 R1 वेक्टर प्लस DM2 R2 वेक्टर, है ना, सो ऑन करते करते डिवाइडेड बाय DM1 DM2, है ना, सो ऑन बेटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो सम ऑफ DMI RI डिवाइडेड बाय DMI, ठीक है, I इक्वल टू 1 से लेके n, I इक्वल टू 1 से लेके n। बेटा इनफाइनाइट है तो जब भी इनफाइनाइट आ जाता है तो हम इसको समेशन को बेटा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम RCM का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DM R अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन हो गया, R वेक्टर क्या है बेटा, DM क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो भी हमने एलिमेंट लिए उसका मास। R वेक्टर क्या है बेटा, R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो हमने एलिमेंट लिया है छोटा, कुछ भी हो सकता है बेटा, सही है, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का, उसके सेंटर ऑफ मास का, मान लो एलिमेंट ही पॉइंट साइज लिए तो सेंटर मास उसका वही लाई करेगा, जैसा एलिमेंट लेके उसका सेंटर मास। तो बेटा ये फॉर्मूला में याद रखना कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए। अब बेटा जब हम इसका यूज करते हैं तो रॉड का आता है सेंटर पे, ठीक है, डिस्क का आता है उसके सेंटर पे, रिंग का आता है उसके सेंटर पे। अब देखो बेटा रिंग के सेंटर पे मास नहीं होता,
ठीक है, तो सेंटर मास ऐसी जगह भी लाई कर सकता है जहां पे मास ना हो। ठीक है, इसका तो मास होता है सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे आता है, रॉड के सेंटर पे आता है ना। तो ऐसी बॉडीज, ज्योमेट्रिकल बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्रिकल bodies with uniform mass distribution lies at their geometrical center। ठीक है, जो भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, सेंटर ऑफ मास उसका काला ही करेगा बेटा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बेटा, अब देखो हाफ रिंग का क्या होता है बेटा, डिराइव कर सकते हैं हम लोग, हाफ रिंग और हाफ डिस्क। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। ठीक है, बाकी सारे आपको याद करने हैं, बुक में देख लेना आप लोग। हाफ डिस्क का क्या होता है बेटा, देखो सेंटर मास ना सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई करेगा, तो अगर इसके सेंटर को हम ओरिजिन माने, इसके सेंटर को भी ओरिजिन माने, तो बेटा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो कितने ऊपर होता है बेटा ये, y इक्वल टू 4r/3π। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, y इक्वल टू 2r/π। ठीक है, ध्यान रखना, ये सेंटर मास इसका 4r/3π पे लाई करता है, इसका कहाँ लाई करेगा बेटा, 4r/3π। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। मान लो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन देखते करके बेटा, जैसे रॉड है, ठीक है, रॉड है हमारी, ठीक है, अगर उसमें मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मान लो लेंथ L है, मास M है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सही है। अब अगर मान लो यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोलेंगे इसका सेंटर मास का होगा बेटा इस एंड से सेंटर पे, यानी यहाँ सेंटर होगा जो इसका L/2 पे। ठीक है, अब बेटा कभी कभी ऐसा आता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें लेमडा क्या होगा बेटा, लेमडा यानी मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं जिसको। क्या लिखेंगे हम, लीनियर मास डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू m/l। इस रॉड में अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लो कांस्टेंट नहीं है, मान लो कुछ ऐसा दिया, लेट्स से एग्जांपल लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी ऐसा दिया है इक्वल टू b इंटू एक्स। ठीक है, b सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है b। ठीक है, मान लो ऐसा है, तो बेटा हमें फिर क्या करना है, इन दिस काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म distribution, we have to take help from इंटीग्रेशन। हमें बेटा इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन की कैसे हेल्प लेंगे देखते हैं। देखो बेटा ये रॉड है हमारी, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी सुंदर सी रॉड है, और हमने मान लिया ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू L है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेटा लेमडा वेरी कर रहा है वो bx कर रहा है। ठीक है, इस एंड से ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से x दूरी पे एक एलिमेंट लेता हूं बेटा मैं। ठीक है, और इसकी थिकनेस है बेटा dx, छोटा एलिमेंट x डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस है dx। तो बेटा इसका एलिमेंट का मास क्या होगा, dm। dm क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ऑफ थिकनेस dx। ठीक है, थिकनेस या लेंथ बोलेंगे बेटा। अब जो एलिमेंट लिया है हमने वो x दूरी पे लिया है,
तो इस जगह पे लेमडा क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, b इंटू एक्स होगा, और इसकी लेंथ क्या है बेटा dx। तो अगर मैं बोलूँ इसका मास dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx, उसकी लेंथ। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, लेमडा इंटू dl। ये क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, और ये क्या बेटा, ये हमारी लेंथ ऑफ द एलिमेंट है। क्या ये, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट लिया उसकी लेंथ। अब लेमडा क्या है बेटा, बी एक्स, जो एलिमेंट लिया उसकी लेंथ क्या है बेटा, डी एक्स। डी एम आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, सेंटर मास तो बेटा यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि एलिमेंट ही पॉइंट एलिमेंट है तो उसका सेंटर मास उसी पे लाई करेगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर सी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है, आर वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। चलो बेटा सारी वैल्यूज पुट करते हैं। dm की जगह क्या लिखेंगे बेटा, bx dx, और r क्या है बेटा, उसका सेंटर मास, एलिमेंट का सेंटर मास। ठीक है, ध्यान रखना बेटा ये चीज। इसको क्या लिखेगी, bx dx। ठीक है, लिमिट्स क्या रहेगी बेटा इंटीग्रेशन की। ठीक है, चलो ये हो जाएगा b एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा ये, b एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा लिमिट्स क्या है बेटा, 0 से l। ठीक है, 0 से l। ठीक है, b से b बेटा बाहर आके कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू l बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स डी एक्स। सही है। अच्छा बेटा देखना ध्यान से, इसकी भी लिमिट्स क्या है, 0 टू l। इसका हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा l3/3, और नीचे हो जाएगा बेटा l2/2। तो आंसर आ जाएगा 2l/3। तो बेटा ये जो ये रॉड है, ऐसी रॉड जिसका लेमडा बी एक्स है, यानी एक्स के प्रोपोर्शनल वाली टर्म्स में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है बेटा, वो सेंटर में नहीं आ रहा, वो कहाँ आ रहा है बेटा, सेंटर से 2l/3 पे। तो इसको बेटा याद भी कर लेना है। ऐसे बेटा आप लोगों का होमवर्क भी है कि अगर लेमडा बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया है तो कहाँ आएगा। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, आपको करना है, ये रिजल्ट बेटा याद रखना है। ठीक है, आगे चलते बेटा, देखो क्या होता है, पहले हम देखते हैं बेटा, इसको हटाता हूं मैं पहले। सबसे पहले देखो बेटा, ध्यान से देखना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या लिखा हमने, m1a1 वेक्टर m2a2 वेक्टर है ना, सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा बेटा m1a1 क्या है, m1a1 इज बेसिकली फोर्स ऑन 1, m2a2 क्या है बेटा, फोर्स ऑन 2, सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। ठीक है बेटा, सारे फोर्सेस का सम जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स। इसमें इंटरनल तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, ये नेट मास है सिस्टम का, और ये बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूं। तो बेटा हम लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं बेटा। सिमिलरली ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या लिखेंगे बेटा, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर है ना, सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन, जितने भी मासेस है बेटा। बेटा m1v1 क्या है बच्चों, m1v1 क्या है, m1v1 is momentum of first particle, m2v2 is momentum of second particle, m3v3 is momentum of third particle, so on। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर सो ऑन डिवाइडेड बाय बेटा नेट मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, p1 वेक्टर है, p2 भी वेक्टर है, सबका सम करेंगे बेटा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, नेट मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। ठीक है, चलो बेटा इनको ही दोनों को एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, अगर ऐसा हो बेटा, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम टोटल नेट
ये जीरो हो जाए बेटा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास विल बी जीरो। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन का जीरो होना क्या कहलाता है बेटा? एक्सेलरेशन का जीरो होना मतलब कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जीरो एक्सेलरेशन of center of mass indicates that velocity of center of mass will remain, ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या बेटा? इफ अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल भी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, मान लो सब कुछ कांस्टेंट है, के है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी? के ही रहेगी। ठीक है, अगर बेटा ऐसा होता है, सुनो, अगर मान लो इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास फाइनल भी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। दैट मीन्स center of mass of the system will remain stationary। ठीक है, ठीक है, this is valid, this is also valid in one particular डायरेक्शन ऑल्सो। मतलब ऐसा भी हो सकता है बेटा खाली x में लगे, खाली y में लगे, खाली z में लगे। ठीक है, ये किसी मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है बेटा? जीरो है, तो क्या होगा कि उसकी फाइनल पोजीशन भी सेंटर मास की क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं एक बोट है, ठीक है, ये पानी पे है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है पानी में। अब बेटा कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, बोट का सेंटर मास मान लो इधर कहीं है, तो दोनों का कॉमन सेंटर मास कहीं बीच में आएगा। अब आदमी अगर राइट में जाएगा बेटा, तो हम देखेंगे, आदमी अगर राइट में जाएगा तो हम देखेंगे कि बोट थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बोट थोड़ा, आदमी यहाँ आ गया बेटा, तो बोट अपनी जगह से थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। ठीक है बेटा, अब ये कितना शिफ्ट होगी ये भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्यों शिफ्ट हुई? ताकि जो पहले सेंटर ऑफ मास था अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे। ठीक है, ये एंश्योर करने के लिए बोट शिफ्ट हो जाती है। बोट पे बेटा हम भी चढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है बेटा? जीरो। और हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा? एक्स डायरेक्शन में जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, फाइनल मतलब सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है, रेस्ट पे रहेगा। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है, अब बेटा ये एक रॉड है, लेंथ एल है, मास एम है। अब बेटा इसको ना, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी एक्स डायरेक्शन में, नो फ्रिक्शन बेटा, नो फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है एक्स डायरेक्शन में। अगर हमने इसको जेंटली पुश किया तो बेटा क्या होगा? ये रॉड ऐसे गिरेगी। ठीक है,
हमने जेंटली इसको पुश किया, बेटा कैसे गिरेगी देखना हमें। सेंटर मास ये रहा अभी, ठीक है। अब हमें पता है बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर मास क्या रहेगा बेटा, पोजीशन चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, मतलब जहां पे पहले था वहीं पे होगा बेटा। तो ब्रॉड ऐसे गिरेगी कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर मास वही आएगा, तो जो ये पॉइंट सी है बेटा ये इसी पॉइंट पे आएगा। तो रॉड जब गिरेगी बेटा तो इस तरीके से गिरेगी कि सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में सेम रहेगा, सेम जगह पे रहेगा, ठीक है बेटा। अब वाई में क्यों नहीं रहा, क्या वाई में एक्सटर्नल फोर्स है, क्या वाई में ग्रेविटी लग रही है, येस और नो बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ठीक है। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास वही होगा। तो रॉड ऐसे गिरेगी बेटा, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फिर ये रॉड ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फिर ये ऐसे गिर जाएगी बिल्कुल, ठीक है, ताकि सेंटर बिल्कुल बीच में आएगा बेटा। एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया हीट कर रहे हैं रॉड को, हीटिंग द रॉड, ठीक है बेटा। एक बेटा हमारे पास रॉड पड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ है एल, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ टी है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी कर रहे हैं। हमें पता है बेटा इसका सेंटर मास क्या है, हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है जब रॉड को हीट करेगी तो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे और रॉड बेटा एक्सपेंड करेगी, क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब बेटा सुनना ध्यान से, ठीक है, रॉड जब एक्सपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास तो बेटा वही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा रॉड इस तरीके से एक्सपेंड करेगी कि उसका सेंटर मास पहले भी जहाँ था वहां पे रहे। तो बेटा एलोंगेशन जो रॉड में हम लिखते हैं डेल्टा एल क्या होगी बेटा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगी तो आधी एलोंगेशन इस एंड पे होगी और आधी एलोंगेशन इस एंड पे होगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है सेंटर मास के मोशन की। चलिए बेटा आगे। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई बॉडी है रोटेट कर रही है, ठीक, अब इस ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, मान लो एंगुलर स्पीड है इसकी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये बेटा हमें दिया हुआ है डिस्क। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होता है बेटा, सेंटर के अबाउट हमें याद होता है mr²/2। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ आई एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है उसी एक्सिस के अबाउट आएगी बेटा एनर्जी ओमेगा²। तो हाफ आई कितना बेटा, mr²/2 इंटू ओमेगा², ठीक है बेटा। अब ये आता कैसे है ये भी देखते हैं कि किस चिड़िया का नाम है, आई क्या होता है, आता कैसे बेटा, ठीक है। देखो आई क्या होता है, पहले आई की बात करते हैं बेटा, आई को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सही है। देखो बेटा जो मास होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, एम मास होता है, ठीक, पहले कंपैरिजन करके समझते हैं। देखो बेटा कोई ट्रांसलेट कर रही है बॉडी, v स्पीड से जा रही है, m मास की बॉडी है, तो m क्या होता है बेटा, इनर्शिया फैक्टर है ना। तो ये क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट ट्रांसलेशन मोशन, दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। अच्छा तो ये बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ mv², और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हाफ आई ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, v की जगह पे एंगुलर स्पीड आ गया, ओमेगा की जगह पे इनर्शिया फैक्टर आ गया हमारा जो कि रोटेशन में होता है, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये रोटेशनल। अब बेटा आता कैसे ये देखते हैं एक बार। देखो बेटा एक कोई बॉडी है, ठीक, रैंडम शेप की बॉडी है, ठीक है,
और किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो रोटेट कर रही है, ओमेगा कांस्टेंट है। बेटा अब इसमें कितने सारे मासेस हो गए, बहुत सारे मासेस हो गए, m1 m2 m3 सो ऑन, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा बेटा, फर्स्ट मास लिया यहाँ पे, फर्स्ट मास m1 r1 डिस्टेंस पे, दूसरा मास लिया m2 r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, सही है, ऐसे मासेस लिए सो ऑन मैंने, है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, मुझे पता है बेटा ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी v1 r1 ओमेगा, इसकी स्पीड क्या होगी बेटा r2 ओमेगा सो ऑन। तो बेटा मैंने क्या लिखा, v1 r1 ओमेगा कॉमा v2 क्या होगा बेटा r2 ओमेगा, सो ऑन करते करते vn क्या होगा rn ओमेगा। तो बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, पूरे सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है, मैं क्या लिखूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर सो ऑन। ठीक है बेटा, सबको मैंने ऐड कर दिया। बेटा मैंने लिखा हाफ m1 v1 को लिखूंगा बेटा r1 ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सो ऑन बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, सो ऑन बेटा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी आई इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम प्यार से एम आर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आ गई वो क्या आ गई बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा आई जो होता है वो क्या होता है, एम आई आर आई स्क्वायर 1 से लेके एन। तो आर जो है मास पे डिपेंड नहीं करता, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मास एक्सिस से कितना दूरी पे है, जो हमारा मास है वो एक्सिस से कितनी दूरी पे है उस पे डिपेंड करता है। आर क्या होता है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस पे डिपेंड करता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, शेप पे, साइज पे, बेटा शेप चेंज हो गई तो आई चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा। और आई जो होता है बेटा एक्सिस एक्सिस पे चेंज हो, अलग हो जाता है, एक्सिस कुछ और ले तो आई चेंज हो जाएगा, मगर मास ऐसा नहीं होता, मास हमारा ऐसे चेंज नहीं होता किसी भी एक्सिस के अबाउट, मास ऑफ द बॉडी तो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो आई हो गया। आर क्या है बेटा हमारा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा हमें। चलो अब आगे देखते हैं बेटा देखते हैं, तो शेप पे, साइज पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे चलते हैं बेटा। रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा अब क्या होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर बॉडी का, इसका पहले यूनिट भी लिख लेते हैं ना बेटा, यूनिट लिख देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो बेटा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आया। ठीक है, तो मान लो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, हमने निकाल लिया, कुछ भी आया एक्स वाई जेड कुछ भी आया। तो अगर हम चाहते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर, तो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, उससे ऐसा डिस्टेंस कि सेम मास का पॉइंट पार्टिकल रखा जाए, सेम मास को कॉन्सेंट्रेट करके उस डिस्टेंस पे रखे कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि पूरी बॉडी कर रही है, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो हमने क्या बोला बेटा कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इससे के डिस्टेंस पे पूरा पूरा मास बॉडी का कंसंट्रेट करके रख दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर, के क्या आ जाएगा बेटा रूट ऑफ आई बाय एम। इसे हमें याद रखना बेटा, यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस है तो यूनिट होगी मीटर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अच्छा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बेटा, दो थ्योरम है बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में अब नहीं है थ्योरम्स, बट बेटा नीट के एग्जाम में जरूर आएगी, थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो थ्योरम पे बेस्ड आएंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये क्या बोलता है बेटा, अगर हमारे पास एक एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसा किसके अबाउट होना चाहिए, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो हम उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड डी स्क्वायर। बेटा डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। चलिए आगे। अच्छा, अब बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज बेटा, ये थ्योरम जो लगती है 2D बॉडीज के लिए लगती है। 2D बॉडीज का मतलब क्या हुआ? कौन कौन सी बॉडीज हो गई बेटा? तो 2D बॉडी होती है डिस्क, ठीक है, रिंग, ठीक है, शीट हो गई, ठीक है, एटसेट्रा। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये? सॉलिड स्फीयर, ठीक है, होलोस्फीयर, कैसा भी सिलेंडर हो बेटा, सिलेंडर एटसेट्रा, इनके लिए वैलिड नहीं है, इनके लिए ये नहीं लगा सकती 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए बेटा। ठीक है, अब बेटा इस थ्योरम में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखो क्या होता है, ये 2D बॉडी है, यहाँ पे हमने 3 एक्सिस बनाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ओ, तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड का। ठीक है, अब बेटा ये क्या कहती है थ्योरम कि तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ऐसे 2 एक्सिस पकड़ो जो बॉडी के प्लेन के अंदर है। ठीक है, एक्स और वाई बॉडी के प्लेन के अंदर है, तो हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन के अंदर है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर क्या है? आई जेड, प्लेन में एक्स और वाई है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है। सही है, तो बॉडी के जो प्लेन में हो गए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर उसके बराबर है। तो बेटा कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा, जैसे ये मान लो मैंने रिंग बना दी कोई, लेट्स से, ठीक है, अब मैंने बनाया ये मान लो x, ठीक है, और मान लो मैंने z यहाँ बना दिया और y यहाँ बना दिया। बेटा प्लेन के अंदर कौन से? x और z है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? x और y, z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2/5 mr²। ठीक है, रॉड का क्या होता है बेटा? सेंटर से पास करें परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्या होगा बेटा? ml²/12। इधर से पास करें तो क्या होगा बेटा? ml²/3। ठीक है, और अगर होलोस्फीयर हो बेटा, होलोस्फीयर का डायमीटर, होलोस्फीयर तो 2/3 mr²। ठीक, अब हमारे पास अगर रिंग आ जाए बेटा, ठीक, रिंग का क्या लिखेंगे? इधर से पास करेगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। अगर हमारे पास डिस्क आ जाए बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, क्या लिखेंगे बेटा? mr²/2। ठीक है, जो डिस्क का होता है वही किसका होता है बेटा? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, कैसे? ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, और यहां से पास हो रहा है एक्सिस, सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब बेटा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, और अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है बेटा, तो उसका रिंग जैसा होगा। ठीक है, सेंटर से पास करे अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? mr²। ठीक है, फिर यहाँ पे m मास ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पे m मास ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पे m मास ऑफ डिस्क है, यहाँ पे m मास ऑफ रिंग है। ठीक है बेटा, आगे चलते बेटा। देखो काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो बेटा क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, एक रॉड है, ठीक, मान लो इसको मैंने बेटा यहाँ से हिंज कर दिया, इस पॉइंट से हिंज कर दिया। ठीक है, क्या होगा बेटा? ये जी नीचे लग रहा है, अब ये बेटा रॉड जाएगी 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 नीचे। ठीक है, यहाँ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हेन फाइंड द ओमेगा, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड when it becomes vertical। बेटा कभी ना कभी तो रॉड वर्टिकल हो जाएगी, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? देखो बेटा, मैं ना इस लेवल को
रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई कहीं पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा होगा हिंज पे, मगर हिंज तो स्टेशनरी है, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। देखते हैं बेटा एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या बेटा, 0। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ पे यू 0 माना बेटा। इसका सेंटर मास कितने डिस्टेंस पे, एल हाइट पे, हम क्या लिखेंगे बेटा, एम जी एल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी बेटा, आई, आई हिंज के अबाउट क्या होगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मान लो ओमेगा है। अब बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका सेंटर मास कितनी दूरी पे बेटा, एल बाई 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, एम जी एल बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एम जी एल माइनस एम जी एल बाई 2, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बेसिकली हमने, हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। चलो देखते बेटा क्या आएगा, एम जी एल बाय 2 इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। जो कट रहा है काटते हैं बेटा, m से m कटा, 2 से 2 कटा, तो l से एक l कटा, तो आंसर आएगा 3g बाय एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बेटा हमारा ओमेगा क्या आ गया, रूट ऑफ 3g बाय एल। तो कभी भी हमारे से बेटा ओमेगा वगैरह निकलवाए किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में एक एग्जांपल है। आगे चलते हैं बेटा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एग्जांपल और बेटा, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 होता है। रॉड है, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, ये सेंटर है, ये दूरी होगी बेटा l बाय 2। अब हमें बोला कि एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा हम चेक करते हैं हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम भी कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम बोलेंगे आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो आई सेंटर मास कितना है बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स आ गया बेटा। क्या ये सेंटर मास से पास हो रहा है, बिल्कुल पास हो रहा है, सही बात है। क्या ये एक्सिस इसके पैरेलल है, ये भी कंडीशन पूरी होगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता लग गया, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। तो बेटा ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, तो 4 बाय 12 एम एल स्क्वायर। तो आंसर बेटा वही आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 3। यही तो हम लिखते हैं बेटा, बिल्कुल सही आंसर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसका मतलब काम करती है, ठीक है बेटा। अब देखो एक हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, हमें पता है, हमें ना एक इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं, ये हमारी डिस्क है, ठीक है, दिस इज डिस्क। बेटा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है, आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा बेटा एक मैं एक्सिस बनाता हूँ जो इधर से पास हो रहा है, ठीक है, प्लेन में से इधर से पास हो रहा है। लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताते हैं हम लोग, एक चीज देखते हैं, जो टॉप व्यू देखता हूं मैं, टॉप व्यू, ठीक है। डिस्क को मैं ऊपर से देख रहा हूं। अगर मैं डिस्क को ऊपर से देखूं तो जो एक्सिस पास हो रहा है एक्स एक्सिस और जो जेड एक्सिस पास हो रहा है बेटा, दोनों एक जैसे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री मैं बोल सकता हूं बेटा एक्स और जेड के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है। इसके अबाउट आई है, इसके अबाउट भी आई है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई। अब बेटा फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की कंडीशन 2D बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, चेक हो गई, ठीक है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर ही लिए मैंने, ठीक है बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ जो एक्सिस प्लेन में है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। तो बेटा हमने क्या बोला, आई प्लस आई बराबर में बेटा आई वाई, ठीक है। तो आई वाई को हमने क्या लिखा बेटा, आई वाई इज इक्वल टू 2i, और आई वाई अपने को पता है कितना है बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2, जो कि यहाँ से पास हो रहा है बेटा, आई वाई है ना, सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आई आ जाएगा बेटा हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय
4। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर, खत्म कहानी, पियो पानी। चलो बेटा आगे चलते हैं, एक बढ़िया सवाल करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन पे। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा अब क्या करना है बेटा, एक हमने रिंग बनाई, ठीक है, और हमने एक रॉड लगा दिया ऐसे, ठीक है, इसके डायमीटर के अलावा रिंग का मास है m, रॉड का मास है m, ठीक है, रिंग की रेडियस मान लेते हैं r। ठीक है, अब आपको बोला है, ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसके अबाउट बताना बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्या होगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, सेंटर के अबाउट, रॉड का मास भी m है, तो रिंग का होगा बेटा m r स्क्वायर। रॉड का क्या होगा बेटा, रॉड की लेंथ क्या है, तो किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, किसी सेम पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडिड। ठीक है, सेम पॉइंट के अबाउट अगर लिया जाएगा तो बेटा रॉड की लेंथ क्या है, r प्लस r कितनी होगी, 2r होगी। तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12, तो m 2r का होल स्क्वायर बाय 12, तो क्या लिखेंगे बेटा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 3, क्या लिखेंगे 4mr स्क्वायर बाय 3। तो बेटा ये हमारा सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब बेटा कितना आसान है निकालना, देखते हैं बेटा। हमने क्या बोला, आई आ गया हमारे पास 4/3 mr स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको m के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा m के स्क्वायर और ये m से m कटा, k क्या आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ 4/3 r स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा आंसर, 4/3 r। ये आंसर है बेटा, हो गया हमारा आंसर। सही है, मगर ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है बेटा, गलत है। देखो बेटा जब भी हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन तो गलती हो जाती है। यहाँ पे बेटा लेते हैं नेट मास ऑफ द सिस्टम इनटू के स्क्वायर, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवाया है। ठीक है बेटा, नेट मास क्या होगा, सिस्टम का नेट मास क्या होगा बेटा, 2m के स्क्वायर, m से m कटा बेटा, तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 2/3 r स्क्वायर। के क्या आ जाएगा बच्चों, रूट 2/3 r। ठीक है, ये हमारे पास के आ गया, तो ये करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये आंसर गलत होगा, इसमें हमने क्या करी है, सिली मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक करी है। ठीक है बेटा, चले आगे, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो बेटा ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ सवाल है और मुझे लगता है नीट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, बट ये सवाल हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये करा रहा हूँ बेटा। देखो ये हाफ रिंग है, क्या ये हाफ रिंग, इसका सेंटर है यहाँ पे, ए पॉइंट पे सेंटर है, और इससे बेटा आर डिस्टेंस दूर बिल्कुल सामने एक पॉइंट है सी, इसके सरकमफेरेंस पे। तो हमें बोल रहा है पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ए के अबाउट। ठीक है, और ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे बेटा, सिंपल, सोचते हैं पहले तो, फिर हमें सी के अबाउट भी बताना है। तो हमें बोला है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एंड सी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ए और सी दोनों के अबाउट निकालना है। तो बेटा ए जो है उसके अबाउट अगर मैं निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ए से इस हर एलिमेंट की दूरी सेम है, तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, सबकी दूरी सेम है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज m r स्क्वायर। छोटे 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 सारे एलिमेंट, देखो बेटा मैं और अच्छे से बताता हूँ। अबाउट ए, छोटा सा मास से dm1, वो कितनी दूरी पे है ए से, dm2। ठीक है, ऐसे कितने सारे एलिमेंट ले लूंगा बेटा मैं, है ना, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो कॉमन ले लिया, dm1 dm2 सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इस सब का सम क्या होगा बेटा, m होगा, तो एम आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए है। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, डायग्राम बनाना दोबारा से, बढ़िया सवाल है बेटा। ठीक है, इसको समझना है। ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया एम आर स्क्वायर। ठीक है,
सी के अबाउट निकालना है, डिस्टेंस क्या बेटा आर। तो अब हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए प्लस एम आर स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा आंसर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा बेटा 2 एम आर स्क्वायर। ये किसके अबाउट था, सी के अबाउट। बोलो बच्चों ठीक है, यस और नो। तो ये हमारा आंसर है। और ये आंसर बेटा बिल्कुल गलत है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि ये आंसर गलत क्यों है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो है गलत है। गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ गड़बड़, ठीक है, कहाँ हुई है गड़बड़ बेटा, सुनते रहेंगे हम। सेंटर ऑफ पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हैं बेटा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। तो हमें लगेगा हमने तो बिल्कुल सही करा है। क्या ए सेंटर ऑफ मास है, नहीं बेटा नहीं, ये हाफ रिंग है। कौन सी रिंग है बेटा, हाफ रिंग। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे बेटा, देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट हमें देखना है, ठीक है। ए पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास का होगा बेटा यहाँ होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी क्या होती है बेटा 2r/पाई, ठीक है। और ये दूरी क्या होगी बेटा r माइनस 2r/पाई। तो हमें क्या करना है बेटा, ए आई सेंटर ऑफ मास, आई ए कितना है बेटा हमें पता है एम आर स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास का यूज करके हम ए का निकालना चाहें अगर तो क्या लिखेंगे, आई ए इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर जो भी है ना। क्या लिखेंगे बेटा, आई ए ये एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। तो आई ए क्या है एम आर स्क्वायर, ये आई सेंटर ऑफ मास है, प्लस एम 2r/पाई का होल स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बेटा, यहां से क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर माइनस एम 2r/पाई का होल स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास आई सेंटर ऑफ मास आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आई सी हम निकाल सकते हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा एच। तो आई सेंटर ऑफ मास जो यहां से आया है प्लस एम आर माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। बेटा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है ताकि हमारे से एग्जाम में ऐसी गलती ना हो। आगे चलते बेटा। अब बेटा टॉर्क देखते हैं। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। बेटा ये एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है, ये अलोंग किसी एक्सिस के लगता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। हम इसकी जनरली डायरेक्शन लेते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब बेटा देखो टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है और अब इसको लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है बेटा। इसमें भी कैच है बेटा। अब टॉर्क अगर हमारे से बोला जाए किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे बेटा किसी पॉइंट x, y, z के अबाउट हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है और फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट x1, y1, z1 पे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा बेटा, ये वाला पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे बेटा, x1 माइनस एक्स आई कैप, y1 माइनस वाई जे कैप प्लस z1 माइनस जेड के कैप। ये ध्यान रखना बेटा। और उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे बेटा, देखते हैं बेटा टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। देखो टॉर्क अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, हिंज पॉइंट के अबाउट, तो हम लिखेंगे आई इंटू अल्फा। ये भी बेटा टॉर्क का यूज होता है, ठीक है। जैसा टॉर्क होता है वैसे ही अल्फा का सेंस होता है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम बेटा जैसे काइनेटिक्स की इक्वेशंस होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। बेटा टॉर्क को हम लिखते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ठीक है। बेसिक बात है बेटा। तो अल्फा निकालने के लिए भी हम टॉर्क का यूज करते हैं। बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एस, ठीक है। अब बेटा ये फोर्स होता है एक्सटर्नल, टॉर्क भी होता है एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कोई टॉर्क भी नहीं आता बेटा, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क हो जाता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हमारे को बोला है कि ये रॉड है, यहाँ पे हिंज है बेटा, ठीक है। यहाँ पे रॉड को हिंज कर रखा है, मास एम है, लेंथ एल है। तो बेटा रॉड को हमने फ्री फॉल होने दिया, तो हमें बताना है अल्फा जब थीटा 0 है, जब थीटा 37 डिग्री है, अब जब थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा एक एक करके करते हैं। जब थीटा 0 है
तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ठीक है, थीटा 0, हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है, अल्फा बताना है सॉरी, तो बेटा अल्फा क्या होता है, टॉर्क हिंज इज इक्वल टू आई हिंज इंटू अल्फा। तो आई हिंज तो हमें पता है बेटा कितना है, ml²/3, ठीक है, अल्फा हमें निकालना है, टॉर्क निकालना पड़ेगा बेटा। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे तो जो भी हिंज के फोर्स हो गए उनका टॉर्क तो गया, तो बेटा खाली क्या लग रहा है, mg, और सेंटर मास पे लगेगा बेटा L/2, तो क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क आ जाएगा हमारे पास mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा mg L/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा बेटा, m से m कटा, l से l कटा, 3g/2l, ये हमारे पास अल्फा आ गया। और बेटा इसका टॉर्क हमारा किस तरफ लग रहा है बेटा, टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है, तो अल्फा की भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, क्लॉकवाइज। टॉर्क हमारा एक्सियल वेक्टर है, अल्फा भी हमारा एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है बेटा। चलो अगर हम थीटा ले ले 37 डिग्री, चलो 37 डिग्री करते हैं बेटा, ये रेफरेंस लाइन है बेटा, यहां से थीटा ले लेते हैं 37 डिग्री, ठीक है, ठीक। हाँ बेटा देखो, थीटा 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। देखते बेटा mg का लगेगा बेटा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और ये दूरी क्या है, L/2। हम बेटा लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने एक लाइन बना दी, ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, r परपेंडिकुलर। तो r परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, L/2 cos 37, तो r परपेंडिकुलर इज L/2 cos 37, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये L/2 4/5, तो हो जाएगा ये 2L/5, ठीक है बेटा। टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क आ जाएगा I ml²/3 अल्फा इज इक्वल टू mg इंटू 2L/5। तो बेटा L m से m कटा, एक L से एक L कटा, ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6 g/5l, ये हमारे पास बेटा अल्फा आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा लास्ट केस में, जिसमें थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या होगा बेटा, जो रॉड है वो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लाइन ये थी, इससे 90 डिग्री। अब बेटा देखो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, mg हमारा क्या लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है, हिंज पॉइंट का वो टॉर्क निकालेगी तो क्या होगा बेटा, mg उसी से पास करे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0, टॉर्क 0, तो बेटा टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट क्या होता है, आई हिंज इंटू अल्फा, तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, ये भी 0 आ जाएगा, तो अल्फा क्या होगा 0। आई होप बेटा तीनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे चलते बेटा हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। बेटा देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे हमारा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, वैसे ही बेटा हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। पी क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको भी हम क्या लिखते हैं बेटा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी या पी परपेंडिकुलर इंटू आर। ये भी बेटा एक्सियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं बेटा, क्या यूनिट होगी इसकी, आर मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखते हैं बेटा। आगे चलते हैं, निकाल के कुछ देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा जैसे हमने एक एग्जांपल मैंने लिया है, जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी बेटा। एक प्रोजेक्टाइल को हमने m मास का प्रोजेक्टाइल था, इसको x एक्सिस मानते हैं, इसको y एक्सिस मानते हैं, उसको हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, किस पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। जैसे बेटा टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम भी किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब बेटा पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं, फिर एक और एग्जांपल करेंगे। देखो बेटा, ठीक है, जब ये पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड क्या होगी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी v0 cos थीटा, ठीक है, v0 cos थीटा, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी बेटा, इसकी स्पीड v0 cos थीटा। अब ये v0 है बेटा, ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पे होगा बेटा,
दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये h हाइट पे होगा, h हमें पता है बेटा, बिल्कुल पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखनी है हमें, हम एक लाइन बनाते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, इसको बोलेंगे LOV, लाइन ऑफ वेलोसिटी। इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो बेटा h आएगा, तो हम L क्या लिख सकते हैं बेटा, R परपेंडिकुलर इंटू P, ठीक है, R परपेंडिकुलर क्या बेटा h, P क्या है मास इंटू वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे, v नॉट cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू एम वी नॉट cos थीटा। ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अब बेटा ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और करें कि जब वो ग्राउंड को टच करेगा दोबारा तब क्या होगा बेटा, तब का भी देखते हैं। देखो ग्राउंड को जब वो टच करेगा, देखते हैं, प्रोजेक्टाइल बेटा हमें पता होना चाहिए, ऐसे दो दो चैप्टर के क्वेश्चंस जो है मिक्स करके आ जाते हैं हमारे पास, थीटा वी नॉट बेटा जब ये हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी तो क्या होगी बेटा वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और इधर की वेलोसिटी क्या होगी वी नॉट साइन थीटा, ठीक। अब बेटा जब ये हिट करेगा तो ओरिजिन के अबाउट इसकी एक वेलोसिटी तो यही है जो यहाँ से पास हो रही है, और एक वेलोसिटी ये है, तो इसको छोड़ देंगे, रेंज ले लेगी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, जब ये बी पे पहुंचेगा एट बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम कितना है बेटा, एम एम है, वी कितना है बेटा, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, इंटू आर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। अब हमें आर भी पता है बेटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, तो इधर से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो बेटा थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे हम फोर्स को लिखते थे, एक्सटर्नल फोर्स को चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है, वैसे ही हम एक्सटर्नल टॉर्क को लिखते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, प्लेनेट किस में घूमते हैं बेटा, प्लेनेट्स घूमते हैं एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, सन होता है एक फोकस पे। अब बेटा ये प्लेनेट जो है ये घूम रहे हैं एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, अब सन जो है एक फोकस पे है, तो जो फोर्स होगा इनका वो हमेशा यहां से पास होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बेटा जो टॉर्क होगा अबाउट द सन क्या होगा बेटा, जीरो, टॉर्क अबाउट सन इज जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन इज इनिशियल जो होगा वही फाइनल होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है क्योंकि सन के अबाउट टॉर्क क्या है बेटा, जीरो है, ध्यान रखना यहाँ पे बेटा। देखो बेटा एक हमने हाथ ऐसे कर रखा है, ठीक है, हाथ को ऐसे कर रखा है और मैं किसी फ्लाई व्हील पे खड़ा हूँ बेटा, स्कूल में आपने एग्जाम वो भी किया होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और यहाँ पे ओमेगा नॉट है, मास फैला हुआ है दूर दूर, मेरे हाथ से मास फैला हुआ है। अब बेटा हाथ को मैं पास ले आऊंगा, ठीक है, तो हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मान लो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 गया, अब मेरे को बोला ओमेगा 2 फाइंड करो। बेटा हमें पता है एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा भी लिखते हैं, ठीक है, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो आया नहीं बेटा, mg है, नॉर्मल है, वहीं से पास हो रहा है सेम एक्सिस से, तो बोलेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 क्या होगा बेटा, I1 हो जाएगा हमारा I1, ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा नॉट, I2 क्या होगा बेटा I2, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा 2, निकालना हमें, तो ओमेगा 2 हो जाएगा बेटा I1 बाय I2 इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है बेटा, ध्यान रखना हमें, सही है। चलते हैं आगे, एक डिस्क है वो ऑलरेडी घूम रही है ओमेगा 1 वेलोसिटी से, दूसरी सिमिलर काइंड ऑफ डिस्क बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, उसको हमने उस पर रख दिया, ठीक है। अगर मान लो नो फ्रिक्शन, यहाँ पे मान लो नो फ्रिक्शन हो तो क्या होगा बेटा, तो आपसे पूछे कि फाइनल ओमेगा क्या होगा, फाइनल ओमेगा, ठीक है। अब देखना बेटा, ठीक है, ये हमने इस पे रख दिया बेटा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा बेटा, ये ओमेगा 1 से घूमती रहेगी, ठीक है, और इसकी ओमेगा मान लो इनिशियली जीरो थी, तो अब भी फाइनल ओमेगा क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि कोई इस पे फोर्स ही नहीं लगेगा बेटा जो इसको घुमाए,
तो ये ध्यान रखना बेटा, फ्रिक्शन दिया है या नहीं दिया। अब सपोज करते हैं दूसरा केस लेते हैं, इसका ओमेगा 0 था, इसका कुछ ओमेगा था, हमने रखा, फ्रिक्शन नहीं था, तो क्या हुआ, तो नीचे वाली जैसे थी वैसे मूव कर रही थी, ऊपर वाली को कोई घुमाया नहीं, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन ही उसको घुमाता, बट फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बेटा फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, इस ये ओमेगा 1 से घूम रही थी, इसका मोमेंटम इनर्शिया I1, इसको जेंटली हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट, तो फ्रिक्शन एक को रोकेगा, ठीक है, और एक को चलाएगा, तो एक कॉमन इनका ओमेगा हो जाएगा, तो दोनों एक कॉमन ओमेगा से घूमेगी, ताकि इनकी जो रिलेटिव कोई भी इनके बीच में मोशन ना हो, कॉमन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो बोलेगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1, फाइनल क्या होगा बेटा, I1 प्लस I2 इंटू कॉमन ओमेगा जो भी हुआ ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, I1 ओमेगा 1 बाय I1 प्लस I2। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, हमें ये ध्यान रखना है फ्रिक्शन जब होगा तब क्या होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए बेटा, अब हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बोला बेटा, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg आर रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड। ओके, ठीक है, विद नेग्लिजिबल मास, ये बेटा पार्टिकल्स है। ठीक है, इसका मास क्या है बेटा 5 kg, इसका 10 kg है। ओके, दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा 1 मीटर। अब बोला द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल, भाई यहां से सेंटर मास क्या होगा, तो बेटा इसका मास लेगी 10 प्लस 5 इंटू 1, क्या आ जाएगा बेटा 10/15 इंटू 1। ठीक है, तो ये आएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 2/3 मीटर, यानी कि 67 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो आंसर दिया बेटा 67। आगे चलते बेटा, 2 bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vector। ओके, मास दिया बेटा m1 1 kg, m2 दिया है 3 kg। ठीक है, r1 वेक्टर दिया बेटा हमें i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, r2 दिया हमें -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, हमारे को दिया है, अब हमें क्या रखना है बेटा, सेंटर ऑफ मास बताना है सिस्टम का, तो हम क्या बोलेंगे बेटा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 क्या है बेटा 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस बेटा 3 माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय बेटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है बेटा 1 प्लस 3, यानी कि 4 आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आ गया, तो आई कैप माइनस 9i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 4 बेटा, तो आंसर आएगा -8/2i कैप माइनस 4/4 माइनस 4/4j कैप। ठीक है, प्लस 4k कैप बाय 4। ठीक है बेटा, तो आएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आंसर है बेटा, कहीं पे दिया है -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बेटा ये आंसर है। चलते आगे। ठीक है बेटा, अब देखो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मास m1, इफ द पार्टिकल ऑफ m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, द पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस d, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो दैट टू कीप द सेंटर ऑफ मास द पार्टिकल एट ओरिजिनल पोजीशन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक चीज देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। बेटा डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, drcm m1 dr1 प्लस m2 dr2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, बेटा इसको थोड़ा बड़ी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम याद भी कर लेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो, तो ये तो बेटा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा वो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूले को अच्छे से लिखते हैं, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हम चाहते हैं बेटा कोई भी चेंज ना हो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में। देखो वो क्या बोल रहा है
कि अगर हमने m1 को राइट की तरफ पुश कर दिया d डिस्टेंस से, तो बेटा m1 इसका पोजीशन में कितना चेंज हुआ बेटा, प्लस d, ठीक है, ठीक है, प्लस d, m2 डेल्टा r2। तो ये कहता है कि सेकंड वाले को कहा क्या करना चाहिए, कितना, हमने कहा कितनी दूर रखना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना हो, तो हम बोलेंगे डेल्टा r2 क्या है बेटा, माइनस m1 d बाय m2। बेटा माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर फर्स्ट वाले को राइट में पुश किया है तो सेकंड वाले को राइट में d पुश किया तो सेकंड वाले को बेटा लेफ्ट में, क्योंकि माइनस का साइन है, पुश किया जाए, और कितना बेटा m1 d बाय m2 इतना पुश किया जाए, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे चलते हैं बेटा। Two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at opposite ends of a boat. Okay, the length of the boat is 3 meter. Okay, ठीक है, and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. The boat is in still water. The center of mass of the system shifts by. बेटा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, ध्यान से पढ़ना है बेटा। सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि बेटा एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो सेंटर मास का शिफ्ट क्या होगा बेटा, जीरो। क्या शिफ्ट होगा बेटा, जीरो, ठीक है बेटा। अब बेटा ये होमवर्क में आपको करना है कि जब 55 केजी का मास 65 मतलब मैन 65 केजी के पास चला जाएगा तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोट, ये आपका बेटा होमवर्क है, ध्यान से करना सब लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of the center of mass. बेटा सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या थे, रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे थे, और इंटरनल फोर्स ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एम नेट होता है, तो ये तो जीरो है, जीरो बाय नेट मास ऑफ द सिस्टम, जीरो। तो बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था और एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा जीरो। तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट ऑलवेज, ध्यान से बेटा करना है, ध्यान से, ट्रिकी क्वेश्चन है। ए मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। चलो बेटा फ्लोर लिया हमने, ठीक है। अब इससे 10 मीटर ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसका मास क्या है बेटा, 50 kg, सही है। ही थ्रोज ए स्टोन ऑफ 0.5 kg। बेटा इस आदमी ने 0.5 kg का स्टोन फेंका, 0.5 kg का स्टोन फेंका, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है, सही है। When the stone reaches the floor, बेटा स्टोन कितनी देर में नीचे जाएगा, देखो कोई भी ग्रेविटी वगैरह तो है नहीं, तो टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 10 बाय 2, तो 5 सेकंड बाद स्टोन जो है यहाँ पहुंचेगा। बेटा जैसे इसने फेंका, ठीक है, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, तो सेंटर मास तो वही रहना चाहिए, तो बेटा इसको भी एक वेलोसिटी मिलेगी ना पीछे की तरफ, जो कि हम निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व करके या वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को जीरो करके, ठीक है। तो हमने बोला मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा। 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, 50 इंटू वी, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, v आ गया हमारे पास 1/50। अब जितनी देर में बेटा स्टोन नीचे आया उतनी देर में आदमी अपनी जगह से कुछ आगे चला जाएगा, कितना आगे, x। डिस्टेंस ऑफ मैन इज स्पीड ऑफ मैन 1/50 इंटू टाइम कितना लगा बेटा उसको, 1/10 मीटर, ठीक है बेटा, ये टाइम लगा 1/10। अब ये टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका है बेटा, यहाँ से 10 मीटर पहले था, 1/10 बाद में, तो 10.1 मीटर ही हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा ये वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बताना है कैसे निकालते हैं बेटा। लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म की टर्म्स में, ये आपका एक होमवर्क है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बेटा, द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट अबाउट द पॉइंट, ठीक है। देखो बेटा ये फोर्स का लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2,0, -3 पे, ठीक है, और पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट निकाला है, 2, -2, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे फोर्स ऐसे कहीं लग रहा होगा, 4i कैप + 5j कैप
माइनस 6 के कैप। बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें आर वेक्टर निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, 2 माइनस 2 आई कैप प्लस 0 माइनस टू जे कैप प्लस -3 के कैप। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 2 जे कैप -5 के कैप। अब बेटा हमारे को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, आई जे के, ठीक है, और ये हम लिख देते हैं 0 2 -5 4 5 -6। बेटा ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है, आंसर निकाल लो बेटा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये ध्यान रखना बेटा, किस फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ये ध्यान रखना बेटा हमें, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्स ऑफ अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप इज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर वेक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ओरिजिन इज कंजर्व्ड। बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, देखो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है, टॉर्क 0 होना चाहिए। इसका मतलब बेटा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, R2 -6 -12, ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा 3 6, टॉर्क 0 बेटा कोई भी एक ऐसा वो ले लेते हैं जिसमें अल्फा है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 6 इंटू 2 माइनस ऑफ -12 इंटू अल्फा शुड बी 0। तो अल्फा क्या आएगा बेटा हमारे पास -1 आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फा -1, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय -6, तो अल्फा क्या आएगा बेटा यहाँ से भी -1 आएगा। ये वाला मेथड क्यों काम किया बेटा, आपका होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, देखो बेटा ए मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at radius r naught, the mass is attached to a string which passes through a smooth hole, ठीक है बेटा, यहाँ से मास वो कर रहा है, the tension in the string is increased gradually and m finally moves in a circle of radius r/2। बेटा हमने टेंशन को ग्रेजुअली चेंज किया, मगर सेंटर से ही तो पास करिए टेंशन, तो बेटा टॉर्क अबाउट सेंटर तो 0 होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर 0, तो सेंटर के बाद एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, m v नॉट आर नॉट, ठीक है। अब हमने बोला कि फाइनल वेलोसिटी मान ली v, रेडियस है बेटा r नॉट बाई 2, ठीक है, m से m कटा, r नॉट से r नॉट कटा, v क्या आ गया बेटा हमारा 2v नॉट, ठीक है। अब हमारे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m 2v नॉट का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 2m v नॉट स्क्वायर, सही है बेटा, खत्म कहानी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 2mv नॉट स्क्वायर, ठीक है। It is kind of the similar problem. A small mass m attached to a string rotates on frictionless table. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of circular motion decrease by a factor. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास विल बी, बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी होगी 2m v नॉट स्क्वायर, तो कितने गुना होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 4 गुना, 4 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। चलो आगे चलते हैं, चीन टपाक डम डम। इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाउ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, बेटा टाउ क्या होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है बेटा, एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना यार, क्या बात करते हो यार, सही आंसर ये है। चलो फटाफट चलते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द xy प्लेन विद ए वेलोसिटी v अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके। चलो बेटा चीन टपाक डम डम करते हैं फटाफट, ठीक है। ये पार्टिकल जा रहा है इस लाइन पे, ठीक है, कोई लाइन है ए बी मान लेते हैं।
if the angular moment of the particle with respect to origin is LA when it is at A and LB when it is at B। बेटा देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ए पे है पार्टिकल, वेलोसिटी तो लाइन इसी के अलोंग है, तो अगर मैं लिखूं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, v की डायरेक्शन भी सेम है, मास भी सेम है, आर परपेंडिकुलर अगर उसी लाइन पे मूव कर रहा है तो सेम रहेगा। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम ए और बी के अबाउट, दोनों के अबाउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सही आंसर है बेटा ए। चलो बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m5 इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड कितनी है बेटा, 3√2। ठीक है, ये इसकी स्पीड है पार्टिकल की। ओके, एक्स ओ वाई प्लेन अलोंग द लाइन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखते हैं, इसने एक लाइन बोली हमें, क्या बोली है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको अगर कंपेयर करूं तो बेटा mx प्लस सी, तो m आ गया 1, यानी थीटा आ जाएगा बेटा 45 डिग्री और c आ जाएगा +4, यानी y एक्सिस को कहाँ काटेगा बेटा, +4 पे। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसा लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बेटा देखो स्ट्रेट लाइन बनी, ये कहाँ पे काटा है इसको, 4 पे। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ पे काटेगा, -4 पे। ठीक है, हमें साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है बेटा, 45 डिग्री का एंगल है ये भी 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो है 3√2। अब बोल रहा है बेटा एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें, किसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें ओरिजिन के अबाउट। चलो बेटा देखते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी। ठीक है, ये बोला है 4, ये -4, मतलब ये तो है तो 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स है बेटा। अगर हम मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो बच्चों, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकले बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, ये भी क्या होगा 45, ये भी क्या होगा बेटा 45। अच्छा 45 यार, आर परपेंडिकुलर निकालना तो बहुत आसान हो गया। आर परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, ये 4 cos 45 कितना हो गया बेटा, 2√2। अब मेरे पास सारा काम हो गया बेटा, बस मुझे क्या करना है, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। m कितना है बेटा 5, v कितना है 3√2, आर परपेंडिकुलर 2√2। चलो 30 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, 60 यूनिट्स। ठीक है, तो 60 यूनिट्स दिया है हमें, बिल्कुल दिया है बेटा, ए आंसर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस, ओके, इज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, रॉड है बेटा एक, मान लेते हैं। ठीक है, W is supported by 2 parallel knife edges, okay, the knives at a distance d from each other। बेटा ये knife है, एक एज ये है, d डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्या बोला, द सेंटर मास ऑफ द रॉड इज डिस्टेंस x, ये a है ये b है, यहाँ पे सेंटर मास बेटा x, यहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा रॉड का COM। ठीक है, W लग रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, बेटा अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे Na निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम टॉर्क निकालते हैं इसके अबाउट। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क अबाउट B पॉइंट शुड बी 0, हर पॉइंट के अबाउट 0 होगा ना भाई, किसी भी के अबाउट भी टॉर्क 0 होगा। अब बेटा टॉर्क को बैलेंस करना है मुझे, क्या करूँ मैं, इसका टॉर्क क्या होगा बेटा D - x, एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका टॉर्क, W इंटू D-x, और ये नॉर्मल के टॉर्क के बराबर होगा, इक्वल टू Na इंटू डी। तो Na क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, WD-x/t। ये हमारा आंसर है बेटा, ये आंसर है बी। आगे चलते हैं, देखो बेटा ABC is an equilateral triangle with O as its center, okay, F1 F2 F3 are represented 3 forces acting along the sides, okay, AB BC and AC respectively। if the total torque about O is 0 then magnitude of F3 is। ठीक है बेटा, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं।
ओ इसका सेंटर है बेटा, ठीक है, सेंट्रोइड। F2 वेक्टर, ये F3 वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है, और ये F1 वेक्टर लग रहा है, ठीक है बेटा। ओ के अबाउट टॉर्क 0 है, ठीक है, 0 नेट टॉर्क अबाउट ओ। अब देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, इसका F3 का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ऑफ F3 टॉर्क ऑफ F2 प्लस टॉर्क ऑफ F1, ठीक है। F3 का टॉर्क क्या होगा बेटा, F3 का टॉर्क होगा F3 इंटू आर परपेंडिकुलर और ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। F2 का टॉर्क क्या होगा बेटा, F2 इंटू आर परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज, और F1 का टॉर्क क्या होगा बेटा, F1 इंटू आर परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज। बेटा हमें पता है ये 0 है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि F3 माइनस F2, ठीक है, प्लस F1 इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो बेटा ये हमारा आंसर आना चाहिए, ये आंसर है। A rod of length 3 meter and its mass per unit length is directly proportional to distance। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी लैम्डा किस फॉर्म में दिया, bx। तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा इसमें, 2/3L। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ही बताना है बेटा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2/3L, यानी 2/3 लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, इसकी लेंथ दी है 3, ठीक है, तो 2 मीटर आंसर है बेटा इसका। चलो बेटा आगे चलते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is rotating about its diameter, okay। solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its symmetrical axis with an angular speed twice that of the kinetic energy of the rotation of sphere। sphere की kinetic energy क्या होगी बेटा, solid sphere है half 2/5 I ओमेगा स्क्वायर, 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। और सिलेंडर की कितनी होगी देखते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। तो बेटा इसकी होगी 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, ई स्फीयर बाय ई सिलेंडर, तो हाफ से हाफ कटा, एम आर स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर से एम आर स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कटा, 2/5, ठीक है, अपॉन 4/2, 2/5 2/4, तो 1/5 आंसर है बेटा। चीन टबाक डम डम, 1/5 आंसर है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज 2 masses attached to its end, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों की लेंथ क्या बेटा L है, ठीक है। About an axis perpendicular to the moment of inertia of system about an axis perpendicular passing through the center of, बेटा इसके अबाउट बताना है, ठीक है बेटा। मैं तुम्हें ना पहले एक चीज बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमेशा सेंटर मास ऐसे दो सिस्टम के म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू एल स्क्वायर, बेसिकली म्यू होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसको याद भी रखना है बेटा हमारे पास। और सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ से x1 दूरी पे होगा सेंटर मास, यहाँ से x2 दूरी पे होगा। अब हमें पता है x1 क्या होगा बेटा, अभी करा था ना, m2l बाय m1 प्लस m2, और x2 क्या होगा बेटा, m1l बाय m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। ये हमें रिमेंबर भी रखना है ताकि कभी काम आए तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सके बेटा, ठीक है। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क of radius r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r/3 is removed। ओके बेटा, देखो बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं इसको, सर्कुलर डिस्क है बेटा, है ना,
फिल करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी डिस्क है, पहले देख लेते हैं बेटा क्या बोला अभी तक, वो देख लेते हैं। कह रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 9m, ठीक है, रेडियस r। इससे हमने स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है। देखो बेटा इसका मास क्या है 9m और रेडियस क्या है बेटा r, ठीक है। अब इसमें से क्या कह रहा है, पहले मैं इसका सेंटर के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ बेटा। क्या होगा, डिस्क है ना, तो डिस्क का टोटल मैं बताता हूँ, m नेट r स्क्वायर बाय 2, तो 9m r स्क्वायर बाय 2 ये आ गया हमारे पास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, इसमें से हमने r/3 की डिस्क जिसका मास m था उसे रिमूव कर दिया बेटा, ठीक है। तो एक डिस्क और लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। ये डिस्क है हमारी, इसको हमने इसमें से रिमूव कर दिया बेटा, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है बेटा r/3, r/3 इसका मास है m, ठीक है बेटा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर में से, स्मॉल डिस्क कॉन्सेंट्रिक है बेटा, तो क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m r/3 का होल स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा बेटा m r स्क्वायर बाय 18, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब बेटा जो बचा हुआ है बेटा देखो, जो रिमेनिंग है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो m 9 mr स्क्वायर बाय 2 माइनस mr स्क्वायर बाय 18, ठीक है। तो आ जाएगा 18 81 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर, ठीक है। 80 बाय 18 mr स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 40 बाय 9 mr स्क्वायर। ये हमारा बेटा आंसर है। चलिए आगे देखो बेटा, two bodies have moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. Okay, if their kinetic energy of rotation are equal, the angular velocity बेटा half I omega 1 square is equal to half 2I omega 2 square, ठीक है। 2 से 2 कटा, I से I कटा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बेटा 2:1 स्क्वायर, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा बेटा √2:1, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बेटा देखो बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। 3 identical spherical shell each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider the axis which is touching the two shells passing through the diameter of the third shell. Okay, शेल है बेटा, शेल क्या होता है, शेल होता है होलोस्फीयर। क्या होता है, होलोस्फीयर, ठीक है बेटा। शेल होता है हमारा होलोस्फीयर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। देखो बेटा, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये डायमीटर बेटा देखो, अगर मैं इसके अबाउट बोलूं बेटा कितना होगा 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके अबाउट कितना है बेटा 2/3 mr स्क्वायर, बट बेटा इसके अबाउट कितना होगा, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, तो 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। बेटा जैसा इसके लिए हो रहा है, जैसा इसके लिए हो रहा है वैसे इसके लिए भी होगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो बेटा इसका 2/3 mr स्क्वायर अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। इसका क्या होगा बेटा 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक का हुआ, ऐसे दो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा 2/3 mr स्क्वायर प्लस 4/3 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 + 2/3, तो कितना हो जाएगा बेटा 6/3 यानी 2 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 mr स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा 4 mr स्क्वायर,
चलिए बेटा आगे देखो बेटा, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड पासिंग थ्रू। देखो बेटा ये डिस्क है, ठीक है, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ए बी डी सी, ठीक है। बोला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट ज्यादा होगा, बेटा हमें पता है डिस्क का ए के अबाउट कितना होगा, mr²/2, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगाए तो जो पॉइंट ए से जितना ज्यादा दूर होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि इस सबसे दूर बी है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके बेटा, एक रॉड है, m मास, लेंथ L है, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे बेंड कर दिया ऐसे, तो बेटा अभी ये दो रॉड बन गई एक तरीके से, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो गई L/2, इसकी लेंथ भी क्या हो गई L/2, इसका मास क्या हो गया बेटा m/2, इसका मास भी क्या हो गया m/2। अब बोल रहा है कि बेंडिंग पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। अरे यार बड़ा सही है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, गलती करते हैं। ml²/3 होता है बेटा एक एंड के अबाउट, बट बेटा यहाँ पे मास की गलती हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट के अबाउट इस वाली रॉड का क्या होगा, इसको 1 बोलता है, इसको 2 बोलता है बेटा, m/2 L/2 का होल स्क्वायर ml²/3 प्लस ऐसी रॉड दूसरी तरफ भी है बाय 3। बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा ml²/4 इंटू 3, ठीक है। तो ml²/12 हमारा आंसर है बेटा, डी आंसर है। The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter. Okay, the moment of inertia of a disk of mass about an axis which is tangential to the circumference of disk, okay, and parallel to its diameter. बेटा तो हमें डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा, हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बेटा। देखो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट क्या है mr²/2, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस अगर थ्योरम लगा दे हम, ये I है ये I है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा I प्लस I इज इक्वल टू mr²/2, ठीक है। तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू mr²/4, तो हमारे पास बेटा आ गया I इसके अबाउट mr²/4, ठीक है। और ये सेंटर मास से भी पास हो रहा है तो ये x के अबाउट बता देगी, I x इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mr², ठीक है बेटा। सेंटर मास के अबाउट क्या है mr²/4 प्लस mr², तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा 5/4 mr², ये हमारा आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। आई होप बेटा आज जो भी हमने क्वेश्चंस करे आपको सही लगे, और ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे चल के हम रोटेशन के सेकंड लेक्चर में और आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जे फिजिक्स JVMC।